यदि आपको अचानक से सिर में दर्द जैसा कुछ महसूस हो रहा है, शरीर के किसी अंग में झिंझिनाहट सी हो रही है, सुन पड़ रहा है या कमजोरी महसूस हो रही है, ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हैं तो सावधान हो जाए। कहीं ये ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं। जी हाँ, ठंड का मौसम है और ऐसे में बढ़ते ठंड में बीमारियां भी दस्तक देनी शुरू कर जाती हैं। आम बीमारियां जो हैं सर्दी जुकाम जैसी, वो बीमारियां तो होती ही हैं और ऐसे में कुछ अन्य परेशानियों से भी लोगों को सामना करना पड़ता है। हालिया दिनों की बात करें तो एक परेशानी जो लोगों को जकड़ रही है इस ठंड में, और वो है ब्रेन स्ट्रोक। क्योंकि आए कुछ दिनों में, कुछ 2-3 दिन में आपकी बात करें तो जो आंकड़े सामने आए हैं उस मुताबिक तकरीबन 13 से 14 लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। अब ऐसे में लोगों में इस बात का खौफ हो गया है कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचे कैसे। तो आइए डॉक्टर के थ्रू जानते हैं कि ये ब्रेन स्ट्रोक क्या है, इसके उपचार क्या हैं, इससे आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। नॉर्मली जो रिस्क फैक्टर्स हैं ब्रेन स्ट्रोक के, उसमें एक रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। तो जाड़ों में क्या देखा गया है कि शरीर अपने आप को गर्म रखना चाहता है, तो उसके कारण जो धमनियां हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, जिसे हम वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो जैसे वेजो कंस्ट्रिक्शन नली अगर सिकुड़ेगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। वाजिब बात है कि किसी भी पाइप को अगर आप पतला कर देंगे तो उधर प्रेशर बढ़ जाएगा, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण खून की कोई नली फट जाती है, जिसे हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं। तो ये एक हैमरेज, आपने जैसे स्ट्रोक की बात की तो मैं यहीं पे बता दूं कि स्ट्रोक दो प्रकार की होती है। एक होती है जो खून की नली में जम जाना, खून की नली में जो रक्त का प्रवाह कम हो जाना, जिससे के कारण कि बहुत सारे आगे में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। इसको इश्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं और ये स्ट्रोक लगभग 85% पेशेंट्स में होती है। दूसरी वाली जो है, जो 15% पेशेंट में होती है, वो है हाई ब्लड प्रेशर। खून की प्रवाह इतनी बढ़ गई और खून की नली, जो पाइप जहाँ पतली है वहाँ से फट गई, तो उसे ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। ये बहुत तेज़ी से होता है ब्रेन हैमरेज, और बड़ा सा क्लॉट या छोटा सा क्लॉट, ये डिपेंड करता है कितना फटा, कहाँ फटा, ये ब्रेन हैमरेज हो गया। तो मैंने अभी जो आपको बताई कि बॉडी अपने आप को गर्म रखने के लिए जो प्रेशर बढ़ाता है, एक ये हुआ। दूसरा एक कारण है कि जैसे ठंड आती है तो हम लोग, नहीं उतना ठंड नहीं है, अच्छा ठीक है उतने कपड़े, जब बहुत ठंड होगा तो हम गर्म कपड़े निकालेंगे। ये डेंजरस टाइम होता है, क्योंकि मौसम जब चेंज होती रहती है, बॉडी अपने आप को तुरंत एडजस्ट नहीं कर पाता है और साइकोलॉजिकली हम तैयार नहीं होते मानने के लिए ना ठंड आ ही गई है, ठंड की दस्तक हो गई है, ये हम मानते नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे कि बिकॉज वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, तो वो ठंड लग जाए, इसको बोलते हैं ठंड लग गई। बट ये हुआ, बॉडी एडजस्ट करने में, इस मौसम को एडजस्ट करने में समय लेता है। तीसरी चीज़ है कि जाड़ों में खास करके आप ब्रेन हैमरेज या ब्रेन स्ट्रोक किस में होता है? ओल्ड एज में, 50 के ऊपर। ऐसे में बहुत लोग, आप जो मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं तो उनकी घड़ी की टाइमिंग फिक्स होती है कि हमें 6 बजे जाना है या 7 बजे जाना है। तो आप गर्मियों में अगर सुबह 6 बजे जाएं और जाड़ों में 6 बजे जाएं, ये फ़र्क है। लेकिन कुछ लोगों का अपना दिनचर्या ऐसा होता है कि टाइम मैच नहीं करती, तो ठंड में निकल जाते हैं। अगर आपने ठीक से कपड़ा नहीं पहना, गर्म कपड़े नहीं पहने, या फिर आप जब वॉक करते हो तो आप जिस हिसाब से वॉक कर रहे हैं उस हिसाब से, नॉर्मली क्या होता है जाड़े में पानी कम पीते लोग, तो पानी कम अगर पीते हैं तो वॉल्यूम, ब्लड की वॉल्यूम कम हो गई, खून गाढ़ा हो जाता है। तो मैंने पहली वाली जो स्ट्रोक बताई आपको, जिसमें खून गाढ़ा हो जाता है, पानी अगर कम पिएंगे तो गाढ़ा हो जाएगा, तो वो इश्केमिक स्ट्रोक हो गया। और आप ज़्यादा चल रहे हैं, बॉडी को हीट चाहिए, बॉडी कंजर्व कर रहा है, तो उसके कारण बीपी बढ़ गई, तो उसके कारण ब्रेन हैमरेज हो गई। दूसरा, जाड़ों में आप देखते होंगे कि फ्लू होती है या सांस की बीमारियां हो जाती हैं। अब उससे लड़ने के लिए बॉडी की इम्यूनिटी चाहिए, और वो ऐसा सिचुएशन होता है कि खांसी के कारण इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन होगी फिर खून गाढ़ा हो जाता है और इसके कारण भी स्ट्रोक हो जाती है। खान पान में जो परिवर्तन होनी चाहिए हम वो कर नहीं पाते हैं, इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं, ये एडजस्टमेंट करते करते ये प्रॉब्लम हो जाती है। सो बहुत, ये सब जो कारण मैंने बताए बहुत कॉमन कारण है। और बहुत लोगों को सुबह में ठंडे पानी से नहाने की आदत होती है, अब तो लोग धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन जाड़ों में अगर आप करेंगे तो मुश्किल है। तो करना ये है कि जब सूर्योदय हो जाए
या ठंड नहीं है या ठंड कम है, या आप उस हिसाब से अपने टाइमिंग को एडजस्ट करें, तो ये सब परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। ये मुख्य कारण है जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज़ है कि ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं लोग, जाड़ों में देखेंगे लोग बोलेंगे अरे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मेरा दवा तो चल रहा है। दवा चल रहा है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, हम तो दवा खा रहे मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा सलाह ये है कि जाड़ों में लोगों को अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। निश्चित रूप से लोगों की बीपी बढ़ी रहती है ओल्डर एज में, जिसमें कि ऑटो रेगुलेशन बॉडी की कम रहती है। यंग लोग तो एडजस्ट कर लेते हैं, तो ओल्ड एज के पेशेंट्स को रेगुलरली चेक करनी चाहिए। अमूमन आप देखेंगे कि उनको बार बार डॉक्टर पर जानी पड़ती है कि ये दवाइयाँ खा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये जो कंट्रोल है, बीपी की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है जाड़ों में, तो वो भी एक रीज़न है ये ब्रेन स्ट्रोक होने की। मतलब ऐसा सर कह सकते हैं, जैसे आपने कहा कि ओल्ड एज पीपल के लिए ज़्यादा खतरा है एज़ कंपेयर जो नॉर्मल पीपल हैं या यंग जनरेशन पीपल हैं, तो ये भी सर कहा जा सकता है कि उन लोगों को ज़्यादा खतरा है जिनको बीपी की ऑलरेडी बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर जिन्हें है। जिन लोगों को स्ट्रोक, अब मैं आता हूँ कि किन लोगों को स्ट्रोक ज़्यादा हो सकती है। स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहला रिस्क फैक्टर है एज। जिनको ब्लड प्रेशर है अकेला, उसको रिस्क है। जिनको डायबिटीज़ है, ये रिस्क 1 + 1 2 नहीं हो रही है, ये आप समझिए 1 और 1 11 हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है। एज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, इसके साथ में और अगर कोई बीमारियां साथ में है तो वो भी जुड़ जाती हैं। अगर किसी के फैमिली में अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ हो, फैमिली में किसी की डेथ हुई हो, तो उससे एक और रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो ये जेनेटिक भी? जी, अगर किसी के फैमिली में हार्ट अटैक हुई हो, तो जिस कारण से जो जेनेटिक रीजंस हैं, वो रीज़न उसके नीचे पास ऑन हो रही हैं, तो एक रिस्क फैक्टर और जुड़ गया। दूसरा है मोटापा। तीसरा है एक्सेस ऑफ अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये सब चीज़ें एक भी रहे तो रिस्क फैक्टर है, या इतनी रिस्क फैक्टर जिसमें है, आपने देखा होगा अभी बहुत लोगों में ये सब चीज़ एक साथ रहती है। अगर सब कुछ एक साथ है तो आप समझ लीजिए कि ये तो पेट्रोल और माचिस सब साथ में घूम रहे हैं, बस एक चिंगारी की ज़रूरत है। इसलिए अब ये सारे रिस्क फैक्टर जो मैंने बताए हैं, ये सारे रिस्क फैक्टर हार्ट डिजीज़ के लिए भी हैं। इसलिए मैंने बोला आपको कि दोनों की संबंध क्या है। जितनी चीज़ें ये है, इसी से हार्ट अटैक भी होती है, इसी से ब्लड का, ब्रेन का भी होता है। हार्ट अटैक में नॉर्मली क्या होती है, खून की नलियाँ पतली हो जाती हैं या खून गाढ़ा हो जाता है तो हार्ट अटैक हो गया, वहाँ फटता नहीं है। ब्रेन में हाई ब्लड प्रेशर के कारण नली फट जाती है, जिसे हैमरेज बोलते हैं। तो दोनों रिस्क फैक्टर्स हार्ट, तो जिससे आप हार्ट को बचा रहे हो उसी से ब्रेन को भी बचना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन बॉडी के हैं, ये दोनों उसी रिस्क फैक्टर से भी हो रहे हैं, और जो बचाव करेंगे उसी से दोनों का फ़ायदा होगा। सर देखिए, एक और सवाल कि जैसे अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो उस वक्त क्या लक्षण एक इंसान में पाए जाए, मतलब कैसा महसूस करेगा अगर उसे ब्रेन स्ट्रोक आया है सर? ये जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोगों को लगता है कि ये तो जस्ट मामूली एक सिम्टम है। एक सिम्टम मैं आपको बताऊं जिसे मिनी स्ट्रोक कहा जाता है, जिसे हम TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांजिएंट मतलब थोड़ी देर के लिए, अटैक। एक और चीज़ बताता हूँ, ये ब्रेन स्ट्रोक जो है, ये शब्द अब चेंज हो गई है, ये ब्रेन अटैक हो गया है। जैसे हार्ट अटैक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये ब्रेन अटैक वर्ड यूज़ हो रहा है, क्योंकि जैसे वर्ड अटैक होता है मतलब आप सावधान हो जाइए, इसलिए अटैक शब्द की पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसकी चलन शुरू हुई है। सबसे पहला जो लक्षण, ये 3-4 लक्षण इंपॉर्टेंट है। सिर में दर्द होना, अगर ब्लड प्रेशर लो हुआ या हाई हुआ तो भी सिर में दर्द होती है, तो सिर में दर्द होना या उल्टियाँ आना, ये सारे लक्षण ब्रेन में किसी भी प्रकार के विकार हो, ये लक्षण आएगी। मिर्गी का आना, आँखों में रोशनी में कमी हो जाना, डबल दिखना या फिर किसी प्रकार की रोशनी में गड़बड़ी होना, मुंह का टेढ़ापन होना, ये सब इतनी लक्षण तो मैंने ब्रेन की बता दी। बट जो सबसे कॉमनली लोगों में आती है वो ये आती है कि एक हाथ या एक पैर में अचानक झिंझनी आई, सूनापन आया, और ये थोड़ा देर के लिए काम करना बंद कर दिया,
फिर काम करने लगा। इसको ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक बोलते, मतलब ये आया, प्रॉब्लम आई, नली जाम हुई और नली क्लियर हो गई, सिम्टम आया, सिम्टम खत्म हो गया। लेकिन नली जाम हुई और क्लियर नहीं हुई तो ये लक्षण परसिस्ट करेगा। तो अचानक, ये वर्ड याद रखिए, सडन, अचानक अगर एक भाग, शरीर के एक भाग में, हाथ में या पाँव में कमजोरी आई और वो, मतलब ये वेट नहीं करना है कि चले जाएगा, वेट करते हो, नहीं, ये लक्षण हो सकते हैं। तो अचानक एक पक्ष का आघात, पक्षाघात बोलते हैं ना पैरालिसिस को, या लकवा बोलते हैं गाँव में, तो एक अंग का कमजोरी, सूनापन, झिंझिनी, उसमें झटका आना, साथ में अचानक सिर में दर्द, उल्टी, मिर्गी, और जो कॉमनली देखी जाती है सबसे ज़्यादा, अचानक कोई मरीज बैठा है घर में, खाना खाया, टीवी देख रहा है, और उसे जबान में लड़खड़ाहट आई, हाथ पैर एक साइड कमज़ोर हुई, वो कुर्सी से लुढ़क गए, ये देखा जाता है। लोग तभी तो खाए, तभी बात कर रहे, तभी ऐसा हो गया, क्योंकि जिस भाग में खून की नली जाम हुई, बंद हो जाती है, उसके लक्षण आते। तो नॉर्मली ये लक्षण बड़े कॉमन है। कभी कभी अचानक सिर्फ देखने में रोशनी में कमी आ जाएगी, अचानक, मतलब कि ब्रेन के पीछे के भाग में जहाँ पे कि रोशनी की सेंटर है, उसको प्रॉब्लम आई है। बट जो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बोला, जबान लड़खड़ाना और एक साइड में कमजोरी, एक हाथ पैर में कमजोरी होना, ये सबसे कॉमन लक्षण है ब्रेन हैमरेज के या ब्रेन स्ट्रोक के। सर देखिए, जैसे अगर मान लीजिए मैं अपनी बात कर लूँ, अगर मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, मुझे अचानक से महसूस हो रहा है कि मेरे सर में दर्द है, जो आपने लक्षण बताए, मुझे झंझनाहट हो रही है शरीर में, या कोई भी इसमें से तमाम लक्षणों में कोई भी अगर लक्षण मुझे महसूस हो रहा है, तो इमीडिएट क्या करना है? सबसे पहले तो ये जो मैंने आपको जानकारी, ये लक्षण हर एक घर के लोगों को पता होनी चाहिए कि ये ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। मैं एक और बात बताऊं, ब्रेन स्ट्रोक सिर्फ जाड़े में तो बढ़ती है, जैसे आपने कहा, ये देखा जा रहा है कि निरंतर साल दर साल इसकी संख्या बढ़ रही है। कारण ये है कि इंडिया, अब जिस कारण से भी हो, इंडिया इज़ डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। डायबिटीज़ बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। मैंने अभी ये बोला आपको कि सीनियर सिटीजन्स या ज़्यादा एज के लोगों में स्ट्रोक होती है, ऐसा नहीं है, अभी यंग लोगों में भी हो रही है। तो उसके लिए स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होती है जिसमें कि मोटापा हो गया और जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई सब है। अगर ये सब 30 साल की उम्र में हो तो रिस्क फैक्टर तो हो ही गई ना। तो एज एक एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर है, बट यंग एज में भी अगर ये होती प्रॉब्लम है तो घर में लोगों को जाननी चाहिए। एक चीज़ याद रखिए, FAST, ये पूरे वर्ल्ड में इसकी चलन है। F मतलब फेस। आप किसी को फेस को बोलो कि आप, अगर मान लो आप दूर में हो, अगर वो आपको फ़ोन किया तो आप बोले आप मोबाइल ऑन करो, दिखाओ, उसको बात करने बोलिए या स्माइल करने बोलिए, तो एक मुंह टेढ़ा हो जाएगा, राइट। तो फेस, मुंह का सीधापन, मुंह का टेढ़ापन देखना है, जबान का लड़खड़ाहट पता चल जाएगा। उसके बाद A इज़ फॉर आर्म्स। आप उनको बोलो कि ऐसे करके हाथ रखो और आँख बंद करो, अचानक जिस साइड में कमजोरी हो रही है उधर के हाथ नीचे चली जाएगी। A इज़ फॉर आर्म, ठीक है। एंड देन दिस आई टोल्ड यू, स्माइल करना है, स्पीच करना है, स्पीच, बात करने बोलिए उसको, कुछ भी पूछिए आप, लड़खड़ाएगा। FAS, देन व्हाट इज T इज टाइम। अगर ये 3 चीज़ आपको दिख गए लक्षण, ये माइल्ड हो या सीवियर हो आपको दिख जाएगी। टाइम इज़ फॉर एक्शन। T मीन्स टाइम, आपको तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। तो बाहर में तो होता है कि ये नंबर पे कॉल करो, स्ट्रोक के हेल्पलाइन नंबर हमारे देश में छुटपुट रूप में अलग अलग राज्य में चल रही है। बट इतनी चीज़ अगर आपको दिख रही है, या मैं और एकदम आम भाषा में बताऊं, एक साइड कमजोरी, माइल्ड कमजोरी दिखेगी आपको, अदरवाइज नॉर्मली जो दिखती है हमें, वो तो कमज़ोर हो गया, चल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं और देखिए ना सेंसलेस हो रहे हैं, तो स्ट्रोक है। अब जो माइल्ड वाले हैं ये क्या करते हैं, ये सरसों तेल लगाएंगे, थोड़ा ये करेंगे, थोड़ा वो करेंगे, रात निकाल देंगे, सुबह जाएंगे, नहीं, इमीडिएटली यू शुड गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल।
अब है कि नियरेस्ट हॉस्पिटल में फैसिलिटी है कि नहीं है। तो मैं सस्पेक्टेड स्ट्रोक के पेशेंट में सलाह दूंगा कि आप वहाँ जाइए जहाँ सीटी स्कैन होना चाहिए, क्योंकि नज़दीक अस्पताल में गए फिर वो आपको दूसरी जगह भेजेगा। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? मैंने बोला टी इज़ फॉर टाइम एंड टाइम इज़ ब्रेन। एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट है, एक एक ब्रेन के सेल्स आपके मर रहे हैं। तो इमीडिएटली सीटी स्कैन करके देखना है। अगर उसमें ब्रेन हैमरेज होगी तो फट से दिख जाएगी, तुरंत दिख जाएगा। अगर नहीं है तो दूसरा वाला स्ट्रोक है, मतलब खून की नली जाम हो गई और ब्लड सप्लाई ब्रेन को बंद हो गई। तुरंत ब्रेन में कोई विकार दिखे जरूरी नहीं है। इन दैट केस अगर एमआरआई की फैसिलिटी है तो डायरेक्ट एमआरआई कराना चाहिए तुरंत, और उसमें दिख जाएगी कि एक ब्रेन के किसी भाग में ब्लड सप्लाई बंद हो गई। तुरंत खून पतला करने की दवाई शुरू करनी चाहिए। एक गलती मैंने बहुत देखा है और मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, झारखंड के लोगों को खास करके, कि वो नज़दीक अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पे एक डॉक्टर है या कोई भी है, वो खून पतला करने की दवा डायरेक्ट दे देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे डॉक्टर ने दिया है तो देना चाहिए। सबसे पहले ये निश्चित कर लेनी चाहिए कि ये ब्रेन हैमरेज अगर है और खून पतला करने की दवा अगर दे दिए तो और ब्लीडिंग हो जाएगी। ब्रेन हैमरेज में तो खून को रोकना है गाढ़ा करके, और दूसरी वाली जो है ये इसमें चाहिए खून पतला करने की दवा। लोग इकोस्प्रिन देते हैं, आपने सुना होगा, एस्पिरिन देते हैं। तो ये सीटी स्कैन करने के बाद ही देना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी चीज़, वहाँ पे अगर जिसमें देखा गया है कि खून की नली जाम हो गई हो, 3 घंटे के अंदर, अब ये 3 घंटा शुरू कहाँ से होता है? लक्षण जो शुरू हो रही है वहाँ से 3 घंटा, 180 मिनट, इसके अंदर एक विशेष प्रकार की इंजेक्शन दे दी जाती है जिससे कि ये जो खून गाढ़ा होकर नली ब्लॉक किया है ये डिज़ोल्व हो जाती है और वो ब्लड वेसल क्लियर हो जाती है, ब्लड सप्लाई फिर से हो जाती है, पेशेंट बहुत तेज़ी से रिकवरी करेगा। ये 3 घंटे का जो टाइम फ्रेम है इसको बढ़ा के इंटरनेशनली 4.5 घंटा तक किया जा चुका है। लेकिन जो इलाज आप 4.5 घंटे में बोलेंगे ना, ये 4.5 घंटे के अंदर करना है, लेकिन डैमेज हो जाने के बाद आप 4.5वां घंटा में अगर वो इंजेक्शन देते हो और अगर पहले आधे घंटे मिल जाती है, कौन फ़ायदा करेगा? पहला आधा घंटा वाला। जितना ज़्यादा लेट करेंगे रिस्क भी बढ़ती है। रिस्क क्या है? ब्रेन खून पतला करने की दवा तो आप दे रहे हो बट कहीं जाके ब्रेन में ब्लीडिंग ना हो जाए, ये रिस्क फैक्टर है, लेकिन ये रिस्क उठाना पड़ेगा। ये जहाँ पे न्यूरो के डॉक्टर्स हैं जिस हॉस्पिटल में है वहाँ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और इसको, इस चीज़ को हम लोग थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। थ्रोम्बोलाइसिस मतलब थ्रोम्बस मतलब क्लॉट, लाइसिस मतलब उसको तोड़ देना। जैसे कोई आपकी बेसिन में जाम हो जाती है तो आप ड्रेनेज पाउडर डालते हो जाम क्लियर करने के लिए। इस जाम क्लियर करने के लिए ही ये इंजेक्शन है जिसे थ्रोम्बोलाइसिस पद्धति कहते हैं। इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से लेके 4.5 घंटे तक में ये चीज़ देनी चाहिए। तो ये नज़दीक अस्पताल में नहीं जाके न्यूरो के फैसिलिटी जहाँ है वहाँ जाना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। सीटी तो मिनिमम होनी चाहिए, इसके बिना तो नहीं होगा। दूसरी चीज़ है, अगर आप किसी अस्पताल को जानते हो, आप उन्हें कॉल कर दो कि सस्पेक्टेड स्ट्रोक है, मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ लोग और तैयारी करके रखेंगे। तैयारी क्या होती है हॉस्पिटल में? एक ये इमरजेंसी में एक स्ट्रोक प्रोटोकॉल होता है, अच्छे अस्पतालों में होती है। झारखंड में भी मैं तो विभिन्न अस्पतालों में सेवा दे चुका हूँ और सभी जगहों पे मैंने थ्रोम्बोलाइसिस प्रोग्राम भी चालू कराया है। तो वहाँ पे दवाइयाँ तुरंत आ जाती हैं, रेडियोलॉजी वाले आ जाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, सब लोग उस पेशेंट के पास आ जाते हैं। नहीं तो 1-1 मिनट लूज़ करेंगे। वहाँ एम्बुलेंस और स्ट्रेचर वाले रेडी रहते हैं, इतनी होती है। बहुत बार होता है पेशेंट अगर ला सकते हैं तो एम्बुलेंस का वेट मत करिए, अपनी गाड़ी से ले जाएँ, आप 1-1 मिनट बचाइए। तो ये थ्रोम्बोलाइसिस प्रोग्राम बहुत कॉमन है, किया जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत अस्पतालों में होती नहीं है क्योंकि वो स्ट्रोक टीम बना के नहीं रखे हैं। तो ये स्ट्रोक टीम होनी चाहिए। स्ट्रोक कोड अनाउंस करते हैं हॉस्पिटल में कि एक स्ट्रोक का पेशेंट आया है, माइक से अनाउंस होती है। तो इससे प्रोटोकॉल अच्छे अस्पतालों में होती है। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। सर, अब लक्षण हमने जान लिए, सब कुछ हमने जान लिया, प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो क्या प्रिकॉशन है सर कि इस लक्षण ऐसे स्थिति में लोग पड़े ही ना, इसके पहले क्या ज़रूरी है? ख़ास तौर पर हम दोनों की बात, कैटेगरी की बात करेंगे, यूथ के लिए भी और बुज़ुर्ग के लिए भी, जिनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। जी, इसको 2 कैटेगरी में करते हैं। एक ने अपने सवाल जहाँ से उठाया कि जाड़ों में क्यों होती है, विंटर में, तो उसके लिए अलग बताऊंगा। बट नॉर्मली स्ट्रोक के प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? एक तो रिस्क फैक्टर जो मैंने शुरू में कहा,
एक होती है फिक्स्ड रिस्क फैक्टर, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी की फैमिली में ये हुआ है तो हुआ है, या कुछ देशों में देखी गई कि कुछ खास देशों में या उनकी जो जेनेटिक है कुछ रेस में पाई जाती है। लेकिन अभी जैसे महिलाओं में पाई जाती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, उनमें रिस्क बढ़ जाती है, तो वो छोटे रिस्क पे उम्र तो बढ़ेगी ही। तो जो फिक्स्ड है उसको चेंज नहीं करते, बट जो चीज़ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं उसमें है कि आप अपने वेट को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। वो कर सकते हैं, वो करना चाहिए। दूसरी चीज़ है मोटापा, वेट जो हो गया। डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर है, दवाइयाँ रेगुलर खानी चाहिए। मैं सलाह देना चाहता हूँ, और मैंने विभिन्न फोरम पे ये किया भी है, और अभी कुछ दिन पहले हमारे ईस्ट जोन की न्यूरो के डॉक्टर्स की मीटिंग हुई थी भुवनेश्वर में, और मैं उसमें पूरे ईस्ट जोन में अध्यक्ष चुना गया। तो एक ऐसे सोसाइटी के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने डॉक्टर्स और बाकी सोसाइटी को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर एक घर में अगर किसी भी एक भी पेशेंट बीपी का, हाई ब्लड प्रेशर का है या शुगर का है, आपके पास एक बीपी मशीन डिजिटल रख लीजिए और एक ग्लूकोमीटर, ये होनी ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हर एक घर में थर्मोमीटर होता था, लेकिन अब जब इस तरह की बीमारियां आ गई हैं तो रखिए। अगर सिम्टम्स आई, आप डायबिटीज़ है, दवा खा रहे हैं, फिर भी ये सिम्टम्स, आप शुगर नाप लें, बीपी नाप लें, बीपी और शुगर नाप लें, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस समय तो यही घर में कर सकते हैं। लक्षण है, तैयारी करिए हॉस्पिटल जाने की। रूल आउट कि स्ट्रोक नहीं है तो घर चले जाए, अलग इशू है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो खान पान, जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ तो है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसको कैसे करें। तो उसमें इसमें भी मैं बोलता हूँ कि मॉडरेट करना चाहिए, जो भी करना मॉडरेट। कुछ लोग आपने देखा होगा जिम जा रहे हैं और वहाँ डेथ हो जा रही है, लोग बोलते वैक्सीन से हो गई, ठीक है, दैट मे बी वन ऑफ द फैक्टर्स, बट ओवर वहाँ डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी नहीं पी पाए या डिहाइड्रेशन हो जाती है, खून गाढ़ा हो जाएगा, वहाँ स्ट्रोक हो जाती है, या उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हो जा रही है। कार्डियक और ब्रेन दोनों तो एक दूसरे रिस्क फैक्टर्स मैंने सेम बताया। तीसरी चीज़ है अल्कोहलिज्म। अगर रिस्क फैक्टर्स है तो आप इसको तो हटा सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स है, स्मोकिंग हटा सकते हैं। बाकी आपके फैमिली में अगर है ऐसी डिजीज़ तो आप डॉक्टर को जाकर रेगुलर चेकअप करा सकते हैं, एनुअल चेकअप, ये तो कर सकते। जो लोग करा सकते हैं, मैं उनकी बात तो कर ही रहा हूँ। जो नहीं करा सकते गांव में, तो गांव में कम से कम ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि जैसे अभी मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं, सहिया है, उनके पास में किट होती है, वो मलेरिया के टेस्ट करते हैं। बट मेरे को लगता है मलेरिया से ज़्यादा भयावह अभी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। तो खास करके बुजुर्गों में वो एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम पूरे स्टेट में चलनी चाहिए, और हर एक पंचायत में एटलीस्ट, घर में ना हो तो पंचायत में बीपी मशीन और शुगर की मशीन नापने की होनी चाहिए। और वहाँ कुछ लोग नापना बहुत मुश्किल, मतलब बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है, वो कोई भी सीख सकता है। एटलीस्ट एक गांव में, एक पंचायत में एक भी रहे, या हर एक गांव में एक रहे, या आजकल तो जो वहाँ पे कंपाउंडर्स या जो भी कुछ प्रैक्टिस करने वाले, उनको भी इतनी तो पता ही होती है, तो लोगों को उसका हेल्प लेके कम से कम ये चीज़ नाप लेनी चाहिए कि नहीं है प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ है, जो दवा खा रहे हैं उनको लगता है मैं दवा खा रहा हूँ, ये फॉल्स सेटिस्फैक्शन में नहीं रहनी चाहिए, उन्हें रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। दो टिप्स मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे बीपी मशीन के बारे में। लोगों में एक भ्रांति है कि ये जो डिजिटल मशीन है ये तो बहुत फ्लक्चुएट करता है। हाँ, करता है। तो आप सबसे पहले ये करें कि बीपी मशीन की बैटरी ठीक होनी चाहिए, किसी अच्छे कंपनी की बीपी मशीन लें, और 3 बार नापें बीपी, एक एक मिनट के अंतराल पे या 10-10 15 सेकंड के अंतराल पे नापें 3 बार, और उसकी एवरेज ले लें। आप 3 बार जब नापेंगे, तीनों की रीडिंग अलग आती है। पहले ही रीडिंग ज़्यादा आती है, लोग एक ही बार नापते हैं, उनको लगता है बीपी हो गई, हाई होगी। 3 बार नापिए, एवरेज ले लीजिए। आजकल मशीन आ गई है जो खुद 3 बार नापता है, अच्छे मशीन्स, वो आपको फाइनल एक रीडिंग देता है, तो ये कर लीजिए। दूसरी, पल्स रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है तो उसको ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हार्ट की रेट अगर मान लीजिए 150 160 रेट 70 80 चला गया, फिब्रिलेशन हम बोलते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन, उसकी हार्ट की पंपिंग ठीक नहीं हो पा रही है, तो खून वहाँ रुकने लगेगा, गाढ़ा हो जाएगा, और अचानक पंप हुई तो खून का एक टुकड़ा निकल के ब्रेन में चला जाएगा और जाके स्ट्रोक कर देगा।
तो हार्ट डिजीज़ जिसको भी है, खास करके रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है या बचपन से कुछ लोगों को डिजीज़ है या कुछ लोगों को बाद में भी जो भी हार्ट डिजीज़ है, तो अगर हार्ट ब्रेन स्ट्रोक आई है, खास करके जो खून गाढ़ा होने के कारण जो इश्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, ऐसे लोगों का हार्ट चेकअप एकदम निश्चित रूप ही कराना चाहिए। ये लोग नहीं कराते हैं। दूसरी चीज़, नॉर्मली जो देखा गया गर्मियों में खेत में चले गए काम करने या बाहर लोग जाते पानी नहीं पीते हैं। जिनको ये रिस्क फैक्टर्स हैं उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। इश्केमिक वाले की बात बता रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल ब्लड टेस्ट रेगुलर कराते रहने चाहिए। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, लिपिड्स, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन आती है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। और तो ये जो अलग अलग रेगुलर चेकअप करना और बीपी और शुगर को कंट्रोल रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, पानी पीते रहना। जाड़ों में एक और चीज़ है, लोग पानी कम पीते हैं जो मैंने आपको बताया, तो उसके कारण खून गाढ़ा हो जाती है। ये गर्मियों में भी अप्लीकेबल है कि वो उस समय भी लोग बहुत बार होते काम ज़्यादा कर रहे हैं और पानी नहीं पी पाए, तो ऑलवेज उसको रेगुलरली करते रहना चाहिए। और अगर हम आ जाएं खास करके विंटर सीजन में, जाड़ों में, तो जाड़ों में एक यही सजेशन है कि जो लोग भी बुजुर्ग लोग खासकर हैं, 4 बजे सुबह, नहीं मेरी तो यही आदत है, मैं सुबह नहा के पूजा करूँगा। तो ये हेल्थ के हिसाब से नहीं परमिट कर रहा है तो आप थोड़ा देर कर लो और वार्म वाटर से नहाओ। क्योंकि जैसे दूसरी बात है कि लोगों को, बुजुर्ग लोगों को ये ज़रूर बताएं घरों में कि वो सीधा जाते हैं बाथरूम में और ठंडा पानी अपने सिर पे डालते हैं। जैसे आप सिर पे पानी डालेंगे, ब्लड वेसल्स, बॉडी अपने आप को गर्म करना चाहेगा, तो खून की नली पतली हो जाएगी और वहाँ स्ट्रोक आ जाएगा। ये बहुत कॉमन है। दूसरा सबसे ज़्यादा आपने देखा हो, मैं बताना चाहता हूँ, सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक में स्ट्रोक के मरीज ज़्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि वो समय ऐसा होता है जब बीपी की दवा खा रहे हैं, 24 घंटा काम कर रहा है, कब शाम को खा रहे हैं कि सुबह खा रहे हैं, और लोग एक बार दिन भर में बीपी नाप लिए, उन्हें लगा नहीं मेरा बीपी ठीक है। आप अलग अलग टाइम पे बीपी नापो, क्योंकि आपकी स्ट्रेस के फैक्टर्स क्या, शाम को कितना है, सुबह कितना है, कभी बीपी नाप सकते। सिर्फ अब एक्सरसाइज के बाद में मत नापिए, खाना खाने के बाद मत नापिए, ऐसे कुछ रेस्टिंग कंडीशन में नापना है। तो ठंड, पहले अगर नहाने जा रहे हो तो पहला थोड़ा ठंड पानी हाथ में ले लो, आप थोड़ा पैर में डाल लो, थोड़ा फिर ऊपर हाथ में डालो, तो सिर से नहीं करिए। क्योंकि बाय दैट टाइम ये ठंड पानी जब आ रही है आपके शरीर पे, आपका बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट कर लेता है टेम्परेचर, उसको मालूम है कि ठंड पानी आने वाली है, वो तैयारी कर लेता है। अब डायरेक्ट सिर से मत करें, एक प्रिकॉशन है। दूसरा, मॉर्निंग वॉक जब जाते हैं तो ठीक से अपने आप को पूरा वार्म करके ही जाएं, और एक्सेसिव एक्सरसाइज विंटर में ना करें। और आपने देखा होगा कि गर्मियों में लोग खाना वाना भी खा लेते हैं ज़्यादा, जाड़ों में लोग खाना भी कम खाते हैं, तो इम्यूनिटी भी लो होती रही, तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है। तो हमेशा धूप, और देखिए बहुत बार ना शिथिल हो जाते हैं, धूप नहीं मिलती है तो विटामिन D3 की लेवल बॉडी में कम हो जाती है, ये भी एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है जाड़ों में। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं। तो ये अपने आप को वार्म रखना है, एक्सेस नहीं करना है, नहाने का भी टेम्परेचर पानी को ठीक रखना है, और हेल्थ चेकअप रेगुलरली कराते रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जाड़ों में। तो आपने सुना कि डॉक्टर ने क्या कुछ कहा इस ब्रेन स्ट्रोक को लेकर, कि ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है, क्या कुछ इसके लक्षण हैं, आप इमीडिएट इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, घरेलू उपचार इसके क्या हैं और प्रिकॉशन क्या है। तो ये तमाम चीजों को ध्यान में रखकर इसे इस्तेमाल करना अपने जीवन में काफी जरूरी है। क्योंकि देखिए, ठंड आने के बाद से ही ये समस्या जो है ये लोगों में पाई जाती है। ब्लड प्रेशर अधिकतर बढ़ता है ऐसे समय में, और खास तौर पर जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उन्हें ठंड के मौसम में सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में कभी भी किसी को ये ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अगर आप ठंड में खुद का ध्यान नहीं रखते हैं तो जरूरी है ये जो बताए गए उपचार है इस पर आप ध्यान रखें, और ऐसे में ठंड के मौसम में स्वस्थ रहें और सतर्क रहें। तो हेल्थ अपडेट में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए द न्यूज पोस्ट।